कपड़े ख़रीदना तो आसान होता है लेकिन उसको सँभालना और उसको ऑर्गेनाइज़ रखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी डीक्लटरिंग की कुछ ऐसे फ़ायदे जिससे आप अपना पैसा, अपना टाइम और अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर कंप्लीटली देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मैं हूँ आसफ़ा और मैं आपके साथ कुछ होम मेकिंग की टिप्स शेयर करती रहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डीक्लटरिंग की कुछ टिप्स और कुछ बेनिफिट्स जो कि आप फॉलो करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, अपने पैसों को बचा सकते हैं और अपने लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, डीक्लटरिंग होती क्या है? डीक्लटरिंग हम कहते हैं कि हमारे घर में जो चीज़ें मिक्स करके पड़ी रहती हैं, आपने कोई सेग्रीगेशन नहीं की होती चीज़ों की, क्लासिफिकेशन नहीं की होती, आपने चीज़ों को डिवाइड नहीं किया होता। अक्सर लोगों ने, कुछ लोग करते भी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी नए-नए होते हैं, उनको नहीं पता होता। तो जब आप सारी चीज़ें एक ही जगह पे इकट्ठी कर लेते हैं ना, तो वो आपका बहुत क्लटर जमा हो जाता है। वो चाहे आपके कैबिनेट्स हों, कबर्ड हों, किचन हो, कोई स्लैब हो, कोई टेबल हो, उसके ऊपर आप बस चीज़ें अगर डंप करते रहेंगे तो ऑफ़ कोर्स वो एक मेस क्रिएट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बातें। जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, सारी पैंट्स की एक जगह, सारे शर्ट्स की एक जगह, सारे सॉक्स की एक जगह, सारी मेडिसिन की एक जगह और सारी डिफरेंट टूल्स की एक जगह, तो उससे क्या होता है, आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। आपको ढूँढने की दिक्कत नहीं होती और परेशानी नहीं होती और पूरे घर में भी लोगों को पता होता है कि फ़लाँ चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है। तो इससे ये फ़ायदा होता है। अब आज मैं बात करूँगी क्लोज़ेट को किस तरह आपने डीक्लटर करना है और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो देखें, डीक्लटरिंग का मतलब ये है कि हम अपने एक्स्ट्रा कपड़े, अपने कोई ऐसे कपड़े जो हम काफ़ी देर से नहीं पहन रहे, उसको हम एक साइड पे कर लें और किसी ऐसे पर्सन को दे दें कि जिसको इसकी ज़रूरत है, या जो हम नहीं इस चीज़ को यूज़ करें तो किसी और के काम आ जाए। आपके पास जो अवेलेबल चीज़ें हैं, आप उन सबको एक जगह इकट्ठा करें और उनमें छांटी करना शुरू कर दें। वो चीज़ें जो बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, उनको एक साइड पे रख लें। जो आपने कैजुअल एंड रूटीन वेयर हैं, आपके रूटीन में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, उनको एक साइड पे रख लें। और जो ऐसी चीज़ें हैं, आपने कम से कम 1 साल के अरसे में नहीं यूज़ की और आपका माइंड नहीं है उनको यूज़ करने के लिए, तो उनको आप एक साइड पे रख लें। तो आपकी सेग्रीगेशन हो गई नए कपड़ों की, कैजुअल कपड़ों की और वेस्ट कपड़ों की। उसके बाद आप नए कपड़े एक जगह पर रख दें जो आपने कभी कभी पहनने हैं, ठीक है। आप उसको हैंग करके रेडी करके भी करवा सकते हैं या फिर आप उसको फोल्ड करके कबर्ड के किसी भी सेक्शन में रख सकते हैं। कैजुअल वेयर अपनी बिल्कुल रीच में रखें ताकि आपको जब उसकी ज़रूरत हो आप उसको निकालें और पहन लें एंड यू आर गुड टू गो टू वेयर एवर यू वांट, ठीक है। उसके बाद जो कपड़े आपने कम से कम 1 डेढ़ साल से यूज़ नहीं किए हुए हैं, उसको आपने अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब उसकी फ़र्दर हम डिवीज़न करेंगे इस तरह। जो कपड़े फटे हैं, मैले कुचैले हैं, स्टेन्स लगे हुए हैं, उनमें सुराख हुए हुए हैं, उनको हम बिल्कुल अलग कर लेंगे। और जो कपड़े अच्छी हालत में हैं, बड़ी अच्छी कंडीशन है, तो उसको हम अलग कर लेंगे। अब जो कपड़े आपके ऐसी हालत में हैं जो कोई और नहीं पहन सकता, उसमें सुराख हैं, दाग हैं या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, उस सूरत में आप क्या करेंगे, उसको आप अपनी क्लीनिंग पर्पस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसको आप किसी डीआईवाई में यूज़ कर सकते हैं या उसके कोई ऐसा कपड़ा है जैसे ब्लेंडेड स्टफ़ जो होता है ना, वो बड़ा इंसान के काम आता है किचन में। आप उसके छोटे छोटे कतरन काट लें, उसको एक शॉपर में डाल के रख दें। जब कभी ऑयल, कोई ऐसी ग्रीसी चीज़, दूध, अंडा गिर जाए, उसमें से निकालें, उसको वाइप करें और उसको डस्टबिन में फेंक दें। इस तरह आपका टिशू का खर्चा भी बच जाएगा, नैपकिन का खर्चा भी बच जाएगा। और जो डेली क्लीनिंग के आपके टॉवल्स वगैरह होते हैं ना, उनसे आप दूध और चिकनाई वाली चीज़ें साफ़ करें या अंडा साफ़ करें ना, तो उसमें से अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो आप उससे बच जाएंगे। तो वो कतरन आपके इस काम आ जाएंगी, ठीक है। आप पोछा बना सकते हैं अपनी पुरानी स्वेटर्स का, जर्सियों का, ठीक है। पुराने टॉवल्स का पोछा बना सकते हैं, मैट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो अच्छी हालत वाले कपड़े हैं, वो आप गिव अवे कर दें। देखें, कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए हमने एक चीज़ किसी को दे दी। जब एक चीज़ आप 1 से 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, आप इस्तेमाल नहीं करें, तो उसको फजूल अपनी जगह पर अपने घर में रखने से बेहतर ये है कि आप किसी को गिव अवे कर दें। देखें, हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इस चीज़ का सबक देता है कि आप अपनी चीज़ों को दूसरों को दें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो।
ठीक है। किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ देंगे ना, तो आपको मेंटल एक पीस फ़ील होगा, आपको बड़ा ही सुकून फ़ील होगा कि चलो किसी के काम को ये हम आए और किसी के काम हमारी चीज़ आई, तो आपको एक बड़ा सुकून मिलेगा। तो आप यकीन करें कि और मेंटल हेल्थ से ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपको दिमागी तौर पे एक दिन आप खुश रह लेंगे ये सोच के यार हमने किसी का भला कर दिया, मेरा ख़्याल है कि उसका इम्पैक्ट आप पर बहुत देर तक पड़ता है। तो सबसे पहले डीक्लटरिंग का क्या फ़ायदा होता है, आपको एक मेंटल पीस मिलता है कि हाँ भई आपने किसी को कोई चीज़ दे दी। उसके बाद क्या फ़ायदा होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाती है। यू हैव मोर स्पेस टू पुट न्यू थिंग्स, ठीक है। आप ऑफ कोर्स हर सीज़न में हमने नए कपड़े तो ख़रीदने होते हैं, और अगर आपने पहले से किसी चीज़ों को डिस्कार्ड किया है, डीक्लटर किया है, किसी को दे दी हैं, तो फिर ऑफ कोर्स आपके पास नई जगह बन गई चीज़ों को मज़ीद आप उस जगह को यूज़ कर सकते हैं जो कि पहले से पड़ी हुई थी, ठीक है। तो आपको सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आपको आपके पास मोर स्पेस हो जाएगी, आप उसमें मज़ीद और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है कि हम इससे डीक्लटरिंग करने से काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि चीज़ें किसी को देने से पैसे कैसे बचेंगे, तो देखें हम जब डीक्लटर करते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें हमारे सामने ऐसी भी आ जाती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता हमारे पास पड़ी हुई हैं। जब चीज़ें हम निकालेंगे, उनको खोलेंगे, देखेंगे कि हमारे पास अवेलेबल क्या-क्या चीज़ें हैं, तो उसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएँगे कि जो हमने नई चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी अच्छी हालत में है और हम वो यूज़ ही नहीं कर रहे बिकॉज़ वो हमें कभी दिखी ही नहीं। तो इस वजह से वो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी और हम सोचेंगे कि यार इसको तो मैं काम में ला सकता हूँ। तो हमारा वो काम भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। नया ख़रीदने से अच्छा है हम कोई पुराना ऑप्शन देख लें जो हम लोगों को हमारे किसी काम का हो और जो सीज़न में बड़ा अच्छा चल जाए। तो फिर बेटर ये रहेगा कि हम नए ख़रीदने से पहले, नया ख़रीदने से अच्छा है कि हम पुरानी चीज़ को जो बड़ी गुड कंडीशन में है, 10 ऑफ 10 है, तो उसको यूज़ कर लें बजाय इसके कि नई बाज़ार से ख़रीदने जाएँ। जब कबर्ड में चीज़ें बिल्कुल हम लोगों ने डंप की होती हैं, फेंकी होती हैं, हमें पता ही नहीं होता हमारे पास अवेलेबल क्या-क्या चीज़ें हैं, तो इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी निगलेक्ट हो जाती हैं। हम 2-4 चीज़ें ही बार-बार रिपीट में पहन रहे होते हैं क्योंकि हमें वो पसंद होती हैं या हमें बड़ी अच्छी फिट होती हैं, या फिर हम सोचते हैं बस ऊपर-ऊपर यही नज़र आ रही हैं, यही धुल रही हैं, यही पहनी जा रही हैं, तो हम उन्हीं को रिपीट करते हैं। जबकि जब हम डीक्लटर करते हैं चीज़ों को और ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, उसमें ये होता है कि हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, हमें पता होता है कि क्या-क्या चीज़ें हमारे पास हैं, फिर हम उनको यूटिलाइज़ करते हैं। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो यही है कि हम लोगों को ईज़ी हो जाता है ड्रेसअप करना, चीज़ों को फाइंड करना। जब सारी ऑर्गेनाइज़ होके पड़ी रहेंगी, सही तरीके से पड़ी रहेंगी, तो ऑफ़ कोर्स हमारे लिए हेल्प हो जाएगी कि हम अपनी सारी चीज़ों को यूज़ कर सकें। सो फोर्थ बेनिफिट ये है कि जब हमारे सामने अवेलेबल सारे ऑप्शंस नज़र हमें आ रहे होंगे, चीज़ें डीक्लटर्ड हुई होंगी, ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से हुई होंगी, तो ऑफ़ कोर्स हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे कि हम किस तरह के ड्रेसेस पहने, और हमें चीज़ें ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। एक दफ़ा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके और डीक्लटर करके अगर हम रख देंगे ना, तो फिर हमारा बाकी डेली का जो थोड़ा टाइम चीज़ों को ढूंढने में लग रहा है ना, वो स्पेंड नहीं होगा। तो उससे सोचें कि आप अपने टाइम को कितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपने दिन को कितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक दिन सुबह सुबह उठ के यही ढूंढते रहें कि आपने काम पर क्या पहन के जाना है, यूनिवर्सिटी क्या पहन के जाना है, या आपके बच्चों ने क्या ड्रेसेस पहनने हैं, या आपने कहीं तैयार होके जाना है, तो आपको आधा घंटा चीज़ें ढूंढने में ही लग जाए। तो इससे बेहतर ये है कि चीज़ों को डीक्लटर करें, एक्स्ट्रा चीज़ें सारी निकाल दें, और जो आपके काम की चीज़ें हैं ना, उनको अच्छे तरीके से कम स्पेस में ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि आपके पास सारे अवेलेबल ऑप्शंस हों। उनमें चाहे आपके फॉर्मल वेयर हैं, कैजुअल वेयर हैं, कोई स्पोर्ट्स वेयर हैं, या फिर आपके स्लीपिंग के ड्रेसेस हैं, कुछ भी उसमें हो सकता है। तो वो सारे फिर आप अरेंज करके बड़े अच्छे तरीके से रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा हट के टॉपिक से एक मज़े की बात बताती हूँ। मेरे पास एक ड्रेस था जब हम लोग छोटे थे, मैं 10 इयर्स की थी, हम लोग कुवैत में रहा करते थे, 3 साल हम वहाँ पे रहे हैं अपने बाबा के साथ। तो जब हम वापस आने लगे थे ना, तो उन्होंने हम दोनों बहनों को ये ड्रेसेस बना के दिए थे। ये मुझे इतना कोई ड्रेस पसंद है, उस दौर के हिसाब से ये बड़ा ही हाई-फाई लगा करता था। तो ये मैंने कभी किसी को देने नहीं दिया, कभी फेंका ही नहीं मैंने, या किसी और को नहीं दिया, ये कह कर कि मेरी जब शादी होगी, मेरी कोई बेटी होगी, तो मैं उसके लिए ये ड्रेस रख रही हूँ।
और यकीन करें तब मैं बिल्कुल कोई 14-15 साल की थी। तो मुझे शुरू से ही शादी करने का बहुत शौक़ था और मेरा दिल करता था मैं शादी करूँ और मेरी एक प्यारी सी बेटी हो। तो अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि आई हैव ब्लेस्ड विद 3 डॉटर्स। और ये ड्रेस मैंने निकाला, मैं चीज़ें छाँटी कर रही थी तो ये मुझे मिला और मैंने फिर ज़ैनब को पहना के देखा और मैं ये सोच रही थी कि चलें अब 1 साल रह गया है, ज़ैनब या फ़ातिमा को आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा बड़ा था तो ये मैंने सोचा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैंने बहुत वेट किया है इस ड्रेस में अपनी बेटी को देखने के लिए तो अब इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट ईयर तक ज़ैनब को ये ड्रेस आ जाएगा। तो अभी हम ट्रायल ले रहे थे। सो बैक टू द टॉपिक। अब हम बात करेंगे कि और क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे डीक्लटर करने के और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के। तो यहाँ पर हमें ड्रेसअप करने में बड़ी आसानी होती है। देखें, चीज़ों को फाइंड करना एक अलग बात है, लेकिन ड्रेसअप करना एक अलग पॉइंट है। उसमें यह है कि हम अपने पास जो अवेलेबल हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उनको क्लियरली देख सकेंगे, ढूंढ सकेंगे और हम बहुत अच्छे पेयर्स बना सकेंगे। हमारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो जाएगी, हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे अपनी स्टाइलिंग को या ड्रेसिंग को, क्योंकि हमारे पास हर अवेलेबल ऑप्शन होगा। जो जो चीज़ें हमने ख़रीद कर, जो पैंट्स रखी हुई हैं, जो शर्ट्स रखी हुई हैं, उनके कॉम्बिनेशन बना सकेंगे और उनको अगर रेडी करके हमने रखा होगा तो बड़े ईज़िली हम ड्रेसअप हो सकेंगे। सुबह उठकर हमें एक तो चीज़ें ढूंढने की परेशानी कम हो जाएगी, दूसरा पेयरिंग करने की परेशानी कम हो जाएगी कि किस तरह हमने चीज़ों को पेयर करना है। ये काम आप 10-15 मिनट निकाल कर रात को भी करके रख सकते हैं। अगर आप टीन एज हैं, स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, या आप जॉब करने वाली लेडी हैं, तो इन चीज़ों में, या आपके घर में से कोई बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो उसमें आप अवेलेबल अपने जो 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 चीज़ें हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनको रख के रात को रेडी करके पेयर बनाकर बड़ा अच्छा सुबह के लिए प्लानिंग कर सकेंगे कि आपने सुबह कैसा ड्रेसअप होना है, या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने। तो एक तो आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी हो जाएगी, दूसरा आपको ड्रेसअप होने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास अवेलेबल सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे और रेडी करके आपने रखे होंगे, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। डीक्लटरिंग का एक और फ़ायदा ये है कि आपका जो स्ट्रेस है ना वो रिड्यूस हो जाता है। अब स्ट्रेस कैसे रिड्यूस होता है? स्ट्रेस इस तरह रिड्यूस होगा कि एक तो आपके पास जब बहुत भरा हुआ घर होता है ना, बेकार चीज़ों से आपने उनको जमा कर करके बहुत ज़्यादा स्पेस आपने ऑक्यूपाई की होती है, उससे क्या होता है, आपकी सफाई की आपको ज़्यादा परेशानी होती है, सफाई करना मुश्किल हो जाता है, चीज़ों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारी स्पेस इन चीज़ों ने ली होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आप नई चीज़ें नहीं रख सकते हैं, घर को ऑर्गेनाइज और खूबसूरत नहीं बना सकते। बाकी फ्लोर की क्लीनिंग करना भी मुश्किल हो जाता है, जगह जगह डिफरेंट चीज़ें अगर पड़ी हों, तो आपका स्ट्रेस जो है ना वो बढ़ जाता है और काम करने को फिर दिल भी नहीं करता। घर साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज और कम मिनिमलिस्ट चीज़ें होंगी ना आपके पास, टू द पॉइंट, जितनी ज़रूरत की हैं, वो जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें अगर आपके पास होंगी, आपको ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, आपको ज़्यादा चीज़ें या ऑर्गेनाइज़र्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको पता होगा कि भाई 6-7 मेरे पास पैंट्स हैं, 6-7 मेरे पास शर्ट हैं, या मेरे बच्चों के इतने लिमिटेड सूट हैं, उन्हीं को मैंने रेडी करना है, उन्हीं को बनाना संवारना है और उन्हीं को हैंग करना है। और ऑफ कोर्स आयरनिंग करके भी वही चीज़ें आप रखेंगी तो हफ़्ते 10 दिन के आप कपड़े रेडी करके रखवा सकती हैं। जबकि अगर बहुत ज़्यादा कपड़े होंगे आपको समझ ही नहीं आएगी, चीज़ें ढूंढनी मुश्किल हो जाएंगी। तो आपके लिए ओवरऑल ये स्ट्रेस ही बनता है। ये सारे पॉइंट्स को अगर कलेक्टिवली कहूँ तो ऑफ कोर्स आपको स्ट्रेस होगा ही होगा कि अब मैं कैसे काम करूँ। और जब ढेर हो जाता है, एक दफ़ा आप अगर करके आप वक्तन फ़वक्तन डीक्लटरिंग करेंगे ना, फिर आपको इतना ऐसा नहीं होगा कि एक दिन लग कर आप पूरा घर साफ़ कर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें पहले से जमा करके रखी हुई हैं तो डीक्लटरिंग का तो कभी दिल ही नहीं करेगा कि अब ये काम छेड़ लिया तो हम तो परेशान हो जाएंगे, हमें तो 10 दिन लग जाएंगे। तो वक्त के साथ साथ आप हर सीज़न में, हर 6 माह बाद अगर चीज़ों को डीक्लटर करें, चीज़ों को आप डिस्कार्ड करें, डोनेट करें, उससे क्या होता है, आपके पास कभी इतना चीज़ें, इतना ढेर जमा ही नहीं होता कि आपको परेशानी हो। मैं देखती हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को थ्रो ही नहीं करते, बेकार चीज़ें भी रखी होती हैं और ऐसी चीज़ें जब किसी 10-10 साल, 5-5 साल इस्तेमाल ही नहीं करनी और उनको सजा के रखा हुआ है, तो फिर फ़ायदा क्या? तो फिर वो लोग अगर डीक्लटर करना शुरू होंगे ना, तो उनको तो मेरा ख्याल है महीना लग जाएगा डीक्लटरिंग में ही ना, वो फिर सोचते ही रह जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। उसके बाद जो लास्ट थिंग है ना वो है पीस, जो मेंटल पीस आपको मिलेगी ये सब काम करके। देखें, आपका स्ट्रेस भी कम हो गया, आपके पास जगह भी सेव होगी, पैसे भी थोड़े बहुत बच जाते हैं कि भी अवेलेबल आपके पास इतने ऑप्शन है, फिर नए क्यों ख़रीदने।
उसके साथ-साथ जब आप चीज़ें किसी को गिव अवे करते हैं ना, तो सुकून बड़ा मिलता है। अगर कोई दुआ दे दे, कोई आपको, ये भी तो एक तरह का सदका ही है ना। आपने घर एक चीज़ सही है जो किसी के काम आ सकती है, किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी के पास अपने आप को सर्दी से बचाने की कोई चीज़ नहीं है, गर्मी से बचाने के लिए चीज़ नहीं है, चलने के लिए बहुत से ऐसे होते हैं, बैगर्स होते हैं हमारे इर्द गिर्द लोकेलिटी में। कुछ ऐसे बेचारे सफ़ेदपोश लोग, या सफ़ेदपोश नहीं, बिल्कुल ही बेचारे ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड ही नहीं चीज़ें कर सकते। तो उनके लिए कितनी आसानी हो जाएगी कि आप उनको अपनी चीज़ें देना शुरू करेंगे, और आप इसके लिए ढूंढना भी नहीं पड़ता। आप अपनी मेट्स को कह दें, मेट्स के घर के करीब, उनकी लोकेलिटी में या उनकी फैमिली में किसी को चीज़ें, मैं इसी तरह करती हूँ, मैं अपनी मेट को कह देती हूँ, क्योंकि मेरी मेट के इतने छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, तो और उनके बेटे हैं जो यहाँ पर पहले मेरी मेड काम करती थी। लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ कि अपने इर्द गिर्द किसी को दे दें, मेरा काम है कि चीज़ को निकालना। तो आप अपने रिलेटिव में, वो कहती हैं कि मेरे रिलेटिव, मतलब हमारे घर में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, भाभी के, भाइयों के, तो उनके काम चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह ये होता है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आपके इर्द गिर्द से ही शुरू करें, अपनी मेड को दे दें, अपने कोई पियन है, कोई गार्ड है, कोई, उन लोगों को दे दें जो रख सके, ठीक है। और आप जब अच्छी हालत की चीज़ें किसी को देंगे तो कोई भी रिफ्यूज़ नहीं करेगा। हाँ, जो मैंने कहा कि बिल्कुल बुरी हालत वाली चीज़ें ना प्लीज़ किसी को दें, ऐसे किसी की दिल आज़ारी होगी और किसी को क्यों आपने परेशान करना। तो कोशिश करें वही चीज़ें दें जो कि देने के काबिल हैं, जो किसी के इस्तेमाल के काबिल हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो किसी के इस्तेमाल में नहीं आएंगी, उनको फिर आप DIY में यूज़ कर लें, और या फिर उनको आप घर की क्लीनिंग के पर्पज़ से बहुत चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, तो इस तरह कर लें। तो ये चीज़ें आप करेंगे अगर, तो आपको पीस बहुत मिलेगा, सुकून मिलेगा, कोई दुआ दे देगा, अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इकट्ठी करके ये सब चीज़ें किसी ऑर्फनेज को भी पहुंचा सकते हैं। एक दफ़ा जाएं गाड़ी में और किसी ऑर्फनेज को दे सकते हैं। खैर, रात में मैंने कल शाम में ये काम शुरू किया था 5 बजे के करीब। उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मेरे ना सर में 3 हफ़्तों से मुसलसल दर्द है, मुसलसल, किसी भी टाइम दर्द नहीं ख़त्म होता। तो रात को काफ़ी ट्रिगर हो गया सर दर्द, तो फिर मैं सो गई थी और काम मैंने बीच में छोड़ा। अभी मॉर्निंग में उठी हूँ, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजा है। अब सुकून से ये सारा काम निपटाना है और फिर क्लीनिंग घर की करवाऊँगी, क्योंकि ये जब तक होगा तो क्लीनिंग तो होगी नहीं। खैर, लैडर भी यहीं पे पड़ी हुई है, सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी थी, काफ़ी हद तक समेट लिया है। बच्चों का, ज़ैनब फातिमा के कपड़े रख लिए हैं, ईज़ा ज़ावियार के कपड़े रख लिए हैं, मेरे कपड़े रख लिए हैं। अब कुछ इनर्स रह गए हैं, हस्बैंड के कपड़े रह गए हैं, और कुछ जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं गिव अवे करने वाले, ये आपको नीचे वो कपड़े नज़र आ रहे हैं। तो उसमें से भी मैंने अभी छांटी करनी है, जो अच्छे हालत में होंगे और जो बुरी हालत में होंगे उन दोनों को डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने क्लीनिंग कर ली थी, और मज़ीद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई कि मैं, बस मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम करूँ। ये कुछ पार्टी वेयर्स हैं ज़ैनब फातिमा ईज़ा के, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं। तो ये मैंने एक ही जगह सारे रखे होते हैं ताकि मुझे पता हो इस कैबिनेट में पार्टी वेयर हैं, तो इनको हम ज़्यादा खोलते नहीं हैं। इसके नीचे जो हैं वो मैंने एक्स्ट्रा बैग्स रखे होते हैं। इनका घर के काम का बैग है जिसमें रफ़ रजिस्टर, रफ़ बुक्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, और बाकी कहीं आने जाने वाले या एक्स्ट्रा एक एक पेयर है इनके पास बैग का, वो रखे होते हैं। और नीचे ईज़ा के कपड़ों के लिए हैंगर लगा हुआ है। उसके बाद ये जो सेक्शन है, इसमें ज़ाविया के कपड़े होते हैं। ये सारे वो नए कपड़े हैं जो अभी रिसेंटली मैंने ख़रीदे थे, एक एक करके आपको दिखाए भी थे। अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वो भी देख लीजिएगा। ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा हुआ है, ये काफ़ी पुराना है, ज़ैनब फातिमा के दौर का। अब इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, अब इसको डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा। इसका जो ऊपर वाला हैंडल है ना, वही उखड़ रहा है। वो मैंने एक दफ़ा सिया भी है, लेकिन अब वो मज़ीद उसके साथ टिक नहीं रहा। तो इसके लिए अब मैं इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र मंगवाऊँगी। एनीवेज़, यहाँ पर जी ज़ाविया के सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं। अभी जो ऊपर से कुछ निकले हैं पुराने सीज़न के, जो उसको थोड़े बहुत आ जाएंगे, वो अभी थोड़े से प्रेस करवा के तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हैंग करवाऊँगी। सारे कपड़े मैंने तय शय करके रख दिए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता किसी दिन ज़ैनब के होंगे, किसी दिन फातिमा के होंगे, ज़ावियार के होंगे, एक दिन मेरे होंगे, ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा इस्त्री होते जाएंगे और कबर्ड में मैं हैंग करती जाऊँगी। ये फ़्रॉक ज़ैनब फातिमा के इधर ही पड़े हुए थे, तो इसलिए इधर ही रखे हुए हैं। कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि आप क्या कपड़े निकलवा के धूप नहीं लगवाती या इनको वॉश नहीं करवाती। तो देखें, वॉश करवाने या धूप लगवाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी कबर्ड में से स्मेल आए, सीपेज हो, नमी और अजीब सी कोई स्मेल होती है, दीमक लगा हो। उस सूरत में ये कबर्ड्स बिल्कुल नहीं हैं और ये यूज़ नहीं हुई थी हमसे पहले, ठीक है।
तो इस वजह से ये इतनी साफ़ सुथरी, इतनी नीट है कि इसमें से किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती। तो मैं डायरेक्ट ही कपड़े निकालती हूँ और रखती हूँ। इसके आगे पीछे अच्छी तरह शीट लगी हुई है, कहीं से भी लाइक दीवार नहीं है सीमेंट की, तो इसलिए कोई कोई स्मेल का चांस नहीं है। दैट्स वाई मैं एज़ इट इज़ इनको प्रेस करवा लेती हूँ। वहाँ पर ज़ैना फ़ातिमा के रख दिए थे उनके कबर्ड में, यहाँ पर सारे इज़ा के आ गए हैं। इज़ा के इधर ही होते हैं। इज़ा के क्योंकि अकेली है, वो छोटी है, तो इसलिए इसके सारे इस कैबिनेट में इस ड्रॉर में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने रखी होते हैं ये जो होममेड ही ऑर्गेनाइज़र है, मैंने ज़ीरो कॉस्ट में बनाए थे। तो यहाँ पर मैं एक में रखती हूँ सॉक्स, एक में वेस्ट, एक में इनके ग्लव्स रखती हूँ सर्दियों के लिए, ठीक है। और ये जो आपको बैग नज़र आ रहा है, इसमें मैंने सारी लेगिंग्स रखी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। मैं बच्चों को लेग्स पर भी लेयरिंग करती हूँ, जैसे एक लेगी पहना के ऊपर कोई ट्राउज़र या पैंट्स पहनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ इज़ा के एक्स्ट्रा कुछ इनर्स पड़े हुए थे, उसमें पूरे नहीं आ रहे थे, तो फिर यहाँ पर जगह थी तो मैंने यहाँ पर रख दिए और यहाँ पर सारी इनकी सॉक्स वगैरह आ गई। तो ये कैबिनेट इस तरह यूटिलाइज़ होते हैं। उसके बाद ये जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर हैं, इनमें आ जाती हैं सारे ज़ावियार की एक्सेसरीज़, जैसे कि इसकी कैप्स, इसके नैपकिन्स। आप देख सकते हैं कि ये सारे नैपकिन्स मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर नीचे ये इस बास्केट में ज़ावियार की सारी सॉक्स होती हैं और यहाँ पर मैंने कुछ वेस्ट रखी हुई हैं और पीछे जो चेंजिंग मैट्स वगैरह होते हैं ना, समटाइम बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती, मोशन लगे होते हैं या वटेवर, डायरिया शायरिया कुछ भी, या वॉमिटिंग बच्चा कर दे, तो मैंने शीट्स वगैरह यहाँ पर रखी होती हैं। उसके बाद ये सारी टी शर्ट्स हैं। अभी वेदर ना इतना बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, इसलिए मैंने टी शर्ट्स रखी हैं। अब मैंने क्या करना है, इन टी शर्ट्स को मैंने, क्योंकि अगले साल इसको नहीं आएंगी, तो मैं यूटिलाइज़ करूँगी एज़ इनर। सबसे पहले नीचे टी शर्ट पहनाऊँगी, उसके बाद इसको हाई नेक या राउंड नेक वाली फुल स्लीव शर्ट पहनाऊँगी, उसके बाद फिर फ्लीस का कोई ड्रेस, तो अच्छी खासी बच्चे की लेयरिंग हो जाएगी। तो ये वाली शर्ट्स हम इस तरह यूटिलाइज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा पजामाज़ और ये पीछे नए इनर्स रखे हैं। ये सारे एक्स्ट्रा पजामाज़ एंड रोम्पर्स हैं जो पुराने पिछले साल के इसके हैं, लेकिन बड़े बड़े थे, इस साल भी यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरह इसकी जो वार्डरोब है वो सेट हो गई है। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। अच्छा, हस्बैंड के कपड़े ना मैं ऊपर रखती नहीं हूँ। इनके जो ब्लेज़र्स और कोट होते हैं वो वार्डरोब में पीछे करके रख देती हूँ। बाकी इनकी पैंट्स एंड शर्ट्स तो गर्मियों की भी वही होती हैं, सर्दियों की भी वही होती हैं। हाँ, कुछ यहाँ पर ऐड हुए हैं स्वेट शर्ट्स एंड स्वेटर्स, तो वो मैंने निकाल के ऊपर से रख दी हैं। बाकी इनके जो कपड़े होते हैं ना, वो ये इसी तरह की फॉर्मल शर्ट्स पहनते हैं, कॉटन की पैंट्स पहनते हैं, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। हाँ, ब्लेज़र्स और जैकेट्स वगैरह ऐड होती हैं, तो वो इसी कबर्ड में पीछे करके मैंने रखी होती हैं। जैसे सर्दियाँ आती हैं उनको अच्छे से स्टीम करके मैं आयरन, वो जो होती है स्टीमर से स्टीम आयरन करके, तो मैं फिर फ्रंट पे ले आती हूँ। तो ये उनका कैबिनेट है। उसके बाद ये मेरा कैबिनेट है, यहाँ पे सारे मेरे कपड़े, ये वो वाले अभी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं जो मेरे हस्बैंड दुबई से मेरे लिए लेके आए थे, तो ये इस सीज़न में सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में चल जाएंगे, इसलिए मैंने इनको ना ऊपर नहीं रखा। तो इस तरह यहाँ पर ये मेरे आगे हैं। उसके बाद ये सारे मेरे स्कार्फ्स आगे हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा इसमें से निकाल दिए थे जो गर्मियों के सूट के साथ मैचिंग में थे। यहाँ पे दुपट्टे थे गर्मियों के सूटों के साथ, वो सारे मैंने निकाल दिए ताकि मुझे रश नहीं यहाँ पे नज़र आए। गर्मियों के सूट के हैं तो वो फिर गर्मियों के सूट के साथ ऊपर पहुँच जाने चाहिए। ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र अभी अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बनाया है। मेरे पास ये इतनी गर्म शॉल्स थी, गर्म शॉल्स नहीं, ये स्टॉल कह लें आप, गर्म वाले। तो ये हैंगर में काफ़ी जगह लेते हैं, तो इसलिए मैंने इनको तय कर कर इस तरह एक कार्डबोर्ड लेकर उसको 3 साइड से ऐसे काट लिया, और इस तरह ये होगा कि ये तय करके यहाँ पे पड़ी नज़र भी आ रही हैं और ये कभी भी ना इधर उधर नहीं जाएंगी और मुझे नज़र भी आती रहेंगी, लाइक कहाँ कौन सी चीज़ पड़ी है, मैं आराम से उसको निकालूंगी और पहन लूँगी। तो ये थी मेरी कबर्ड। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।